My dear friend, today we will discuss a very important parameter of AC circuit, that is impedance. What is impedance of AC circuit? It is very important to understand the behavior of impedance. Impedance is just like impedance in AC is like resistance in DC. DC सर्किट में जो रेजिस्टेंस का काम होता है, AC सर्किट में वही impedance का काम होता है. But there is some difference. AC सर्किट में हम लोग एल्जेब्राइक सम करते हैं, जबकि AC सर्किट में इम्पीडेंस के लिए हम लोग फेजर सम करते हैं. फेजर सम, वेक्टर सम और मैग्नीट्यूड एंड देन अगेन एंगल. एंगल और मैग्नीट्यूड मिलाकर तब कंप्लीट होता है जेड इम्पीडेंस का मान. तो हम लोग देखते हैं इस सर्किट में कैसे कैसे इम्पीडेंस के लिए हम लोग आरएल सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं. देयर इज ए आरएल सर्किट, वन रेसिस्टेंस एंड वन इंडक्टेंस. रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग वी आर बोलते हैं. इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग वी एल से डिनोट करते हैं. तो इस सर्किट में आरएल सीरीज सर्किट में तीन वोल्टेज हो गया. एक वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, दूसरा वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड तीसरा सप्लाई वोल्टेज वी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज. ये तीन वोल्टेज है. तीन वोल्टेज इस सर्किट में काम कर रहा है. तो हमको निकालना है इस तीनों वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन है, पहले वो निकालना है. तो वो रिलेशन हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम पर जो ट्रायंगल बना है, यह एक ट्रायंगल है जो कि फेजर ट्रायंगल इसको बोलते हैं. डायरेक्शन ऑफ फेजर रोटेशन, वोल्टेज एंड करंट. ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के क्रॉस जो भी वोल्टेज है वी आर उसको हम ए बी से दिखलाते हैं. उसके बाद इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वी एल उसको हम बी सी से दिखलाते हैं. और जो सप्लाई वोल्टेज है वी, सप्लाई वोल्टेज वी को हम रिजल्टेंट जो हाइपोटेन्यूज है ए सी से दिखलाते हैं. The phasor voltage V is rotating anti-clockwise direction. प्योर रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है. वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है. यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है. लेकिन जब इंडक्टर का केस आता है तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड, करंट लैग बाई पाई बाई 2. वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है. वोल्टेज लीडिंग एंड करंट लैगिंग. ड्यूरिंग प्योर इंडक्टेंस वोल्टेज लीडिंग एंड करंट लैगिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है. उसके बाद जब इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो ये वेक्टर सम जो है रिजल्टेंट है, ये सप्लाई वोल्टेज है. तो वी आर बराबर आई इंटू आर, जो सर्किट में करंट आई जा रहा है, आई इंटू आर हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस. आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिसमें एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. एल के कारण पहले हम लोग एक्सएल निकालते हैं, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है. उसका भी यूनिट ओम ही होता है. तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर इन आरएल सीरीज सर्किट देयर इज थ्री वोल्टेजेस, वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड एसी सप्लाई वोल्टेज वी. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एसी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसलिए हम लोग लिखे हैं कि V बराबर VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर का रूट. V इक्वल टू हो जाएगा VR स्क्वायर और BL स्क्वायर का अंडर रूट.
अब वी आर के जगह हम लोग आई आर लिखेंगे। वी आर बराबर आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, जिसमें आई स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये आई बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने पर ये आई हो जाएगा, आई स्क्वायर का रूट होता है आई, तो ये आई हो गया, और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इसके अंदर बच गया। तो ये हमको फॉर्मूला डी बराबर आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई स्क्वायर बाहर आने पर आई हो गया, where r square plus xl square, r square plus xl square is called impedance of the circuit and it is denoted by J। यह जो हमको मिला r square plus xl square, इसी को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, इस सर्किट का इम्पीडेंस कहते हैं, जो VR और VL के दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से मिला है। दैट इज कॉल्ड वेक्टर सम of Rn x VL, VRn VL। इसका नाम, दूसरा नाम है इम्पीडेंस Z। इसको हम लोग, इसका यूनिट ओम होता है। Z बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट हो गया। अब यहाँ पर हम इसके जगह Z लिख देंगे, यानी कि V बराबर आई बराबर वी बाई जेड, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई जेड, आई इजकल टू वी बाई जेड, जहाँ जेड क्या है, जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई इजकल टू वी बाई जेड। एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम लोग लिखते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, और उसमें एल लिख जोड़ दिए 2 पाई एफ एल, जहाँ एल का यूनिट क्या है, हेनरी है, एल का यूनिट क्या है, हेनरी, एंड 2 पाई एफ एल इज ओम, 2 पाई एफ एल इज ओम, बट एल इज इन हेनरी, एल हेनरी में होता है। फ्रीक्वेंसी एफ किस में होता है, हर्ज में होता है, यहाँ हम लोग लिख दिए फ्रीक्वेंसी एफ इन हर्ज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को यहाँ समझना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यदि कैपेसिटर रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, लेकिन हम लोग इसका वेक्टर सम लेकर और तब जो है इम्पीडेंस निकालेंगे। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फेज एंगल। दिस इज कॉल्ड फाई इज फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये करंट और वोल्टेज यहाँ सेम फेज में है, फेजर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ वोल्टेज चला गया, फाई एंगल बना दिया। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है उसको फेज एंगल हम लोग फाई कहते हैं। फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड का मान तो निकल गया, अब फाई को निकालना है। 10 फाई बराबर हो जाएगा लंब बटा आधा BC बटा AB। तो BC बटा AB, BC क्या है, VL है, AB क्या है, VR है, VL बटा VR। अब इसमें हम लोग VL को लिखेंगे I इंटू एक्सएल और इसको I इंटू आर, आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्सएल बटा आर। 10 फाई बराबर एक्सएल बटा आर, इसीलिए फाई बराबर हो गया 10 इनवर्स एक्सएल बटा आर। इट इज इन डिग्री, फाई का मान किस में मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। तो इसमें जेड क्या था वो निकालना था, और फाई कैसे निकलेगा, तो 10 इनवर्स एक्सएल बटा आर। इस तरह से हम लोग इसमें 4 फार्मूला डिराइव करते हैं। RLC सर्किट में दे आर 4 इम्पोर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट इज आई बराबर वी बाई जेड। कैसे निकला, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिए, v इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट, यानी VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर का रूट। अब VR को कन्वर्ट कर दिए I इंटू आर का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर दिए I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन आ गया तो I स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर,
अब आई स्क्वायर जब बाहर आएगा तो आई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रूट आई स्क्वायर बराबर आई। ये यहाँ पर आई हो गया, और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, एंड दिस इज डिनोटेड बाय जेड। इट्स यूनिट इज ऑल्सो ओम। जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम, इम्पीडेंस का यूनिट ओम। The behavior of all the resistance, inductance and inductive reactance and impedance are same, that is ohm. लेकिन एक्सल को हम लोग जब निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, उस समय ये हो जाता है ओमेगा यानी 2πfL। ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। L हेनरी में होगा। अगर L मिली हेनरी में रहता है उस समय हम लोग 10⁻³ से गुना करते हैं। इफ L इज इन में मिली हेनरी, mH में अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू में जो भी वैल्यू है उसमें इंटू 10⁻³ करते हैं, तो ये हेनरी हो जाता है। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेशन करते हैं। खैर नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते समय हम उसको डील करेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड निकल गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस। अब इसका फेज एंगल कैसे निकलेगा? फेज एंगल निकालने के लिए हम tan phi लेंगे, और tan phi में देखते हैं हम VL/VR, ये कट का XL/XR हुआ, यानी phi = tan इनवर्स XL/SR, XL/R इन डिग्री। इस आधार पर हमको निकल जाता। अब फेज एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों मिल गया। This is the phasor sum for calculation of impedance। जब हम डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस निकालते हैं वहाँ एल्जेब्राइक सम करते हैं। एल्जेब्राइक सम का मतलब हो गया कि 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8, दिस इज एल्जेब्राइक सम। लेकिन जब हम इसको वेक्टर सम निकालेंगे, एज इन द केस ऑफ एसी के केस में हम जब वेक्टर सम निकालेंगे तो 3² + 5² का अंडर रूट करेंगे, और वो जो है 25 + 9 16 + 25 इस तरह से मिलेगा हमको 3। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर सम। 3 और 4 का वेक्टर सम कहते हैं, तो ये हो जाता है 3² + 4², यानी कि 9 + 16 = 25। 25 का जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। दिस इज कॉल्ड वेक्टर सम। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर सम। अलजेब्राइक सम कैसे निकलेगा? तो 3 + 4 = 7, दिस इज अलजेब्राइक सम। बट इन केस ऑफ एसी वी विल हैव टू डू द फेजर सम, वेक्टर सम। फेजर सम का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंगल दोनों निकालेंगे। वेक्टर सम का मतलब हो गया यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो हम लोग इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं और उसका फेजर एंगल भी निकालते हैं। दोनों वैल्यू मिला करके इम्पीडेंस कहलाता है, हैं? और उसमें हम लोग उसको फाई का मान निकाल करके ये डिग्री में आता है, और जेड का मान मैग्नीट्यूड ओम में आता है। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट। ये कंप्लीट हो गया। ये चारों फार्मूला को देखना है। इसमें यहाँ एक चीज़ समझने वाला है, ये फेजर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है। सेम फेज मतलब phi = 0। उसके बाद जब वोल्टेज जब इंडक्टर के क्रॉस आएगा तो ये जो है 90 डिग्री से लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, और हम इस दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। सप्लाई वोल्टेज = I × Z। I इज सर्किट करंट और इम्पीडेंस Z इम्पीडेंस है, दोनों को गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सप्लाई वोल्टेज। यहाँ VR है I × R, VL है I × X। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट।
ये चार फॉर्मूला डिराइव हो गया, कहाँ पर अलजेब्राइक सम होगा, कहाँ पर फेजर सम होगा। द बिहेवियर ऑफ इम्पीडेंस इज सेम एज दैट ऑफ रेसिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी सर्किट। इम्पीडेंस का बिहेवियर जो है वह ठीक रेसिस्टेंस के जैसा है। जो डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस का होता है वही एसी सर्किट में इम्पीडेंस का होता है। डिफरेंस यही है कि हम लोग रेसिस्टेंस के लिए अलजेब्राइक सम करते हैं इन डीसी सर्किट, लेकिन इम्पीडेंस के लिए हम लोग फेजर सम करते हैं, फेजर सम इन एसी सर्किट। दिस इज द डिफरेंस, but all the behaviors of the impedance and resistance is same in DC circuit and AC circuit. Thank you very much. अब नेक्स्ट में हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इम्पीडेंस, एक्सी सर्किट में इम्पीडेंस कैसे होता है, फिर RLC रेसिस्टेंस भी रहेगा, इंडक्टेंस भी रहेगा और कैपेसिटेंस भी रहेगा। इम्पीडेंस को एसी सर्किट में समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एसी सर्किट कैलकुलेशन। इम्पीडेंस चूँकि रिजल्टेंट है, इसमें आर भी होता है, एल भी होता है और सी भी होता है। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब रहता है एसी सर्किट में। तो जेड इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस, इसको हम कहेंगे कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ आर, एल एंड सी। इसलिए इम्पीडेंस जो समझ लिया, किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस निकालना समझ लिया, वो करंट और जो भी पावर, जो भी पावर फैक्टर सब आसानी से निकल जाएगा। सर्किट का जब हम करंट निकालते हैं तब पहले इम्पीडेंस निकालते हैं, और सप्लाई वोल्टेज चूँकि दिया हुआ रहता है, सप्लाई वोल्टेज में इम्पीडेंस से भागा देते हैं तो क्या निकल जाता है, करंट निकल जाता है। सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, दिस इज सर्किट करंट। तो सर्किट करंट उस समय निकलेगा जब पहले जेड निकालना पड़ता है। जेड से पहले हम लोग को इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना होता है, एक्स एल एक्स जो भी है, पहले उसको निकालना पड़ता है, तब हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं। इम्पीडेंस निकालने के बाद तब सर्किट रेसिस्टेंस निकलता है। इस तरह से इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस को एसी सर्किट में काफ़ी अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, तब तो एक न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल गलती होता जाएगा, तो कभी सही नहीं बनेगा। अगर रिएक्टेंस इम्पीडेंस को नहीं समझे तो एसी सर्किट में न्यूमेरिकल बनना कठिन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।